नमस्कार दोस्तों। 6 बार से ज़्यादा एएसआई की सर्वे, 50 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार, लेकिन एक सिंगल पर्सन ने भी राम या राम से रिलेटेड मंदिर का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें एएसआई सर्वे पर काफ़ी जोर दिया गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह पाया कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर बना था वहाँ पर मंदिर था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बना था वहाँ पर एक गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। तो क्या गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर सिर्फ हिंदू धर्म का हो सकता है? गैर इस्लामिक में तो बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो एएसआई सर्वे के एनालिसिस पर ही बेस्ड है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एएसआई सर्वे अयोध्या में कब कब हुए, उनमें क्या क्या मिला, आखिर किन रिपोर्ट को छुपाया गया। अंततः जानेंगे आखिर क्या है इस एएसआई सर्वे का रहस्य। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं कि एएसआई है क्या। एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में पुरातात्विक महत्व की चीज़ों की खोज करता है, खुदाई करता है और उनका संरक्षण करता है। इस एएसआई के द्वारा अयोध्या में 6 बार से अधिक सर्वे किया गया, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे ब्रिटिश काल की स्टडी और दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे आज़ादी के बाद की स्टडी। ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो सबसे पहले अयोध्या में 1862-63 में खुदाई की गई और इसको लीड कर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वही अलेक्जेंडर कनिंघम है जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1 साल की स्टडी के बाद कनिंघम अपनी रिपोर्ट को एक बुक के रूप में पब्लिश करते हैं, जिसे 4th रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि हालांकि अयोध्या का वर्णन तो कई हिंदू ग्रंथों में किया गया है, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी प्राचीन शहर या प्राचीन स्ट्रक्चर नहीं मिला। प्राचीन स्ट्रक्चर के नाम पर वो सिर्फ 3 पर्वत की खोज करते हैं, जो थे मणि पर्वत, कुबेर पर्वत और सुग्रीव पर्वत। अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं कि मणि पर्वत और कुबेर पर्वत बौद्ध स्तूप थे, जबकि सुग्रीव पर्वत जो था वो एक बौद्ध मठ था। इसके अलावा कनिंघम ये भी बताते हैं कि वर्तमान में अयोध्या में कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं, लेकिन वो सभी आधुनिक काल के हैं, प्राचीन काल के कोई मंदिर नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिंघम को राम या राम मंदिर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ब्रिटिश काल के स्टडी में दूसरा सर्वे किया जाता है 1889 से 1891 के बीच, और इसको लीड किया था आर्कियोलॉजिस्ट एलोइस एंटोनी फ्यूरर ने। फ्यूरर ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें ना कोई मूर्ति मिली, ना कोई पिलर मिला जो प्राचीन शहर के रूप में उसे चिन्हित कर सके। फ्यूरर ने अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोक कथाओं का भी एनालिसिस किया, और लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अयोध्या में मुस्लिम विजय के समय 3 मंदिर थे। जन्म स्थानम, जहाँ पर राम का जन्म हुआ था, स्वर्गद्वारम, जहाँ पर राम का अंतिम संस्कार किया गया था, और त्रेता के ठाकुर, जहाँ राम ने यज्ञ किया था। फ्यूरर लिखते हैं कि औरंगजेब ने स्वर्गद्वारम मंदिर और त्रेता के ठाकुर के मंदिर को तोड़वा कर उसके ऊपर मस्जिद बनवाया था, जो वर्तमान समय में नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जब फ्यूरर त्रेता के ठाकुर मस्जिद का सर्वे कर रहे थे, तब वहाँ पर एक शिलालेख पाया। वो शिलालेख 1185 ईस्वी का था और कन्नौज के राजा जयचंद से रिलेटेड था। इस शिलालेख को फ्यूरर ने फैजाबाद म्यूजियम में रखवाया, जिसे बाद में लखनऊ म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर लिया गया था। इस शिलालेख को अब ध्यान में रखिएगा, ये हमारे कहानी में आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये दोनों सर्वे ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण सर्वे थे, जिसको कनिंघम और फ्यूरर ने कंडक्ट किया था, और इन्होंने राम या राम मंदिर या प्राचीन कोई भी शहर का कोई भी एविडेंस वहाँ पर प्राप्त नहीं किया था, बल्कि इन दोनों को अगर कुछ मिला तो वो बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ थे। इसके बाद हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं, आज़ादी के बाद की स्टडी को, जिसको लीड करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवध किशोर नारायण। अवध किशोर नारायण अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि अयोध्या की स्थापना 17वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि अयोध्या में बौद्धों का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। तो अभी तक एएसआई के 3 सर्वे हो चुके, जिसमें से 2 ब्रिटिश काल की थी और 1 आज़ादी के बाद की थी, लेकिन तीनों सर्वे में सिर्फ अगर कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले तो वो बौद्ध से रिलेटेड थे। राम या राम मंदिर से रिलेटेड अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। आज़ादी के बाद दूसरा सर्वे किया जाता है 1975-76 में, और इसको लीड करते हैं एएसआई के पूर्व महानिर्देशक प्रोफेसर बीबी लाल। ये एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिसका टाइटल था रामायण स्थलों का पुरातत्व। इस परियोजना के अंतर्गत 5 जगहों की खुदाई किया जाना था, जिसमें थे अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेश्वर।
ये अभी तक के जितने सर्वे हुए थे उनमें से सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस सर्वे का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रोफेसर बीवी लाल सर्वे तो कर रहे थे रामायण स्थलों का, लेकिन उन्होंने पाए एक जैन तपस्वी की टेराकोटा की मूर्ति। 1975-76 में बीवी लाल ने 1 साल तक सर्वे किया और 1977 में एक आधिकारिक जनरल में उन्होंने बयान दिया कि मुझे कोई भी वहाँ पर इंटरेस्ट की चीज़ नहीं मिली। लेकिन प्रोफेसर बीवी लाल जब 1990 में रिटायर होते हैं तब उनका बयान अचानक से बदल जाता है। 1990 में रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर बीवी लाल RSS के लिए मैगजीन में एक लेख लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मुझे सर्वे के दौरान वहाँ पर मंदिर के कुछ अवशेष मिले थे, लेकिन अगर इन्हें अवशेष मिले ही थे तो सर्वे के बाद जब 1977 में जनरल में छपी थी इनकी लेख, वहाँ पर क्यों नहीं बताया कि मुझे मंदिर के अवशेष मिले थे। इसके अलावा 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहते हैं, मैंने ASI को 7 पन्ने की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कुछ पिलर बेस मिलने के सबूत दिए थे। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट देने के बाद उनकी सारी सुविधाएं वापस ले ली गई और उन्हें 10 साल तक कोई भी सर्वे नहीं करने दिया गया। और इनकी जो 7 पन्ने की प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो लगभग 12 साल बाद जाके 1989 में प्रकाशित किया जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोफेसर बीवी लाल जब सबूत दिए होंगे तो जो कांग्रेस सरकार है वो सर्वे पर रोक लगा दी होगी, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस समय कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार थी, जो कि एक गैर कांग्रेसी सरकार थी। प्रोफेसर बीवी लाल का ये जो पिलर बेस वाला बयान था ये देश में एक नई बहस छेड़ दी और इसे राम मंदिर के एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाने लगा और ये एक राम मंदिर आंदोलन को बूस्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन प्रोफेसर बीवी लाल ने जो निष्कर्ष निकाला था उसको कई विद्वानों ने क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें थे इतिहासकार होल और इतिहासकार RK शर्मा। इन्होंने प्रोफेसर बीवी लाल के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी और उनके द्वारा जो पिलर बेस के बारे में जो परिकल्पना की गई थी दोनों को क्रिटिसाइज़ किया। प्रोफेसर बीवी लाल को जो पिलर बेस मिला था उसका एक फ़ोटोग्राफ मिलता है जिसका कई विद्वान एनालिसिस करते हैं। इस फोटोग्राफ के एनालिसिस से पता चला कि प्रोफेसर बीवी लाल जिनको स्तंभ आधार ये पिलर बेस कह रहे थे, दरअसल वो दीवारों के अवशेष थे और ये लोड को सहने वाली कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। ये इमेज में आप भी इनको देख सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बीवी लाल के द्वारा इस एक इमेज के अलावा अपने सर्वे का नोटबुक, रेखाचित्र, फोटोग्राफ कभी भी किसी के सामने उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। बताइए कि अभी तक का सबसे ब्रॉड सर्वे होने के बावजूद भी इसका रिपोर्ट नहीं दिखाया गया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि प्रोफेसर बीवी लाल ने अपने सर्वे का रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया। एक बात अगर मान भी लेते हैं कि प्रोफेसर बीवी लाल ज़्यादा शोबाजी नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने जैन तपस्वी की मूर्ति क्यों दिखाई थी, पिलर बेस के फोटोग्राफ क्यों दिखाए थे। दरअसल प्रोफेसर बीवी लाल जब मूर्ति दिखाए तो वो जैन धर्म की निकल गई। पिलर बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया उसे भी इतिहासकारों ने नकार दिया। इसी कारण शायद प्रोफेसर बीवी लाल अपने सर्वे के रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। इसके बाद जून से जुलाई 1992 में एक सर्वे किया जाता है। इसमें 8 आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, जिसमें ASI के पूर्व निर्देशक डॉक्टर YD शर्मा और डॉक्टर KM श्रीवास्तव भी शामिल थे। ये टीम अपना सर्वे बाबरी मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर रामकोट पहाड़ी पर किया। यहाँ पर इनको कुछ धार्मिक मूर्तियाँ मिलती है और भगवान विष्णु की भी मूर्ति मिलती है। इन्होंने बाबरी मस्जिद में जब सर्वे किया तो पाया कि जो बाबरी मस्जिद का आंतरिक भाग है कम से कम एक तरफ जो है पुराने किसी स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है और वो कल्पना करते हैं कि शायद ये स्ट्रक्चर किसी मंदिर का रहा हो। तो हम ये देखते हैं कि ये सर्वे भी कल्पनाओं पर आधारित था, कोई राम मंदिर का ठोस सबूत इनको भी नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विष्णु हरि शिलालेख। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था तब वहाँ से 3 शिलालेख मिले थे। उसी 3 शिलालेख में से एक था विष्णु हरि शिलालेख। कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो उसके मलबे के नीचे ये शिलालेख दबा हुआ मिला था। यह एक संस्कृत का शिलालेख है और इसमें 20 पंक्तियाँ हैं। इस शिलालेख को इकलौता सबूत कह सकते हैं जिसमें किसी मंदिर के होने का प्रमाण लिखित में मिलता है। इसमें 15वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि राजा अनय चंद ने यहाँ पर एक विष्णु हरि को समर्पित एक सुंदर मंदिर बनवाया था और ये मंदिर पहले के राजाओं द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में सबसे सुंदर था और इसमें सोने का एक कलश इसके शिखर पर लगा हुआ था। वैसे तो ये शिलालेख यहाँ पर मंदिर होने का पुख्ता सबूत दे चुका था, लेकिन इस पर भी 2 सवाल उठते हैं। पहला कि अगर मंदिर था तो यहाँ विष्णु हरि को समर्पित एक मंदिर था, और दूसरा सवाल कई विद्वान ये उठाते हैं कि ये वही शिलालेख है जिसे फ्यूहरर ने त्रेता के ठाकुर मस्जिद से बरामद किया था, जिसे मैं पहले भी बोला था कि इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आगे चल के काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है। और उसके बाद उसे फैजाबाद रखा था, फिर फैजाबाद म्यूजियम के बाद उसे लखनऊ म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया था। और इत्तेफाक की बात है कि 1980 में ये लखनऊ म्यूजियम से गायब भी था। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि लखनऊ म्यूजियम से वो शिलालेख को लाकर और बाबरी मस्जिद के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। इस शिलालेख का स्टडी कई विद्वानों ने किया है। उसमें से एक थे किशोर कुणाल। उनका कहना है कि शिलालेख के पहले 4 पंक्तियों का लगभग 40% हिस्सा
जानबूझकर किसी आरी या छीनी से हटा दिया गया है। वो कहते हैं कि संभवतः इस भाग में इस शिलालेख का तारीख का उल्लेख रहा होगा जिसे जानबूझकर हटा दिया गया है ताकि यह पता न चल सके कि यह शिलालेख वास्तव में किस सन का है। फ्यूरर ने जब यह शिलालेख पाया था तब उसमें तारीख 1180 ईस्वी के आसपास लिखी हुई थी, जो अब इसमें नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि इतने इंपॉर्टेंट शिलालेख का सिर्फ वो हिस्सा क्यों हट गया जहाँ पर डेट लिखा हुआ था। इसके अलावा 2003 में भी एक सर्वे कराया गया था जिसमें भी राम मंदिर का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, बल्कि उस सर्वे का कई लोग आलोचना भी किए थे। एडवोकेट जिलानी, जो शुरू से ही उत्खनन स्थल के पास मौजूद थे, वो फ्रंट लाइन अखबार में एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, ये 2003 वाला सर्वे जो है इसमें राजनीति का काफ़ी दबाव रहा है, क्योंकि जो ASI है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मानव संसाधन विकास के मंत्री उस समय थे मुरली मनोहर जोशी, जो खुद बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपी थे। तो उनके अंडर में रहते हुए ASI निष्पक्ष सर्वे कैसे कर सकता है। द वायर में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कनिंघम के सर्वे को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि कनिंघम के सर्वे में वो बौद्ध स्थल के रूप में पाया गया था। अंततः 2019 में राम मंदिर के बारे में आखिरी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां बाबरी मस्जिद बनी है वहां एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, लेकिन ASI यह साबित करने में नाकाम रहा कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था, बल्कि वहाँ कोई गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था। अब गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता था, उसमें बौद्ध भी हो सकता था, जैन भी हो सकता था, और बौद्ध और जैन के तो पहले सबूत भी मिल चुके थे वहाँ पर। लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय था, इसलिए मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। यही नहीं, इस फैसले के बाद जब राम मंदिर क्षेत्र का समतलीकरण हो रहा था, वहाँ पर भी कई बौद्ध कलाकृतियाँ मिली थी, जिसको लेकर कई बौद्ध संगठनों ने दावा किया था कि इसका फिर से सर्वे कराया जाए, लेकिन ऐसे सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खैर, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगता है। आप हमारे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।